एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ लेक्चर्स बाय डॉक्टर शिवी भसीन। आज हम जो एमएससी जूलॉजी के लिए सीरीज़ चला रहे थे वीडियोस की, उसका एक और नया टॉपिक लेकर आए हैं। हमने 3 यूनिट अपने सिलेबस के फिनिश कर दिए हैं, अब 4th यूनिट चल रहा है। उसका एक और नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं एंजाइम्स। हाँ, मैं वीडियो चालू करूँ इससे पहले मैं कुछ बोलना चाहती थी। कल ही एक्चुअली मैंने देखा, अभी जनरली कुछ दिनों से शेड्यूल हमारा बिजी चल रहा था तो मैं देख नहीं पा रही थी। आप लोगों के कमेंट्स मैंने वीडियो पर देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने सारे लोग, इतने सारे सब्सक्राइबर्स चैनल के बढ़ गए हैं और इतने दूर दूर से ऐसे भी लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं जो डायरेक्टली मेरे स्टूडेंट्स नहीं हैं, जिन्हें मैं नहीं जानती, और काफ़ी अच्छे आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं। तो उसके लिए मैं आप सब लोगों को थैंक यू कहना चाहती हूँ। मतलब कमेंट देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं इतना टाइम भी नहीं दे पा रही थी, दूसरे कामों में उलझी हुई थी, डिपार्टमेंट के काम थे वीडियो बनाने के, लेकिन आपके कमेंट ने मुझे इतना प्रमोट किया कि मैंने सोचा कि कैसे भी टाइम निकाल कर वीडियो बनाना ही है। तो आप कमेंट करते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। इससे बनाने वाला बहुत मोटिवेट होता है, उसको लगता है कि ये एक तरीके से न सिर्फ अपने स्टूडेंट्स के लिए, मैं उन तमाम स्टूडेंट्स की को मदद करना चाहती हूँ जो कि कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं और जिनको अभी भी क्योंकि कोचिंग्स या कॉलेजेस प्रॉपरली खुले नहीं हैं, तो उन स्टूडेंट्स की भी मदद करना चाहती हूँ जो कहीं परेशान हो रहे हैं और जिनको पढ़ने के लिए मटेरियल चाहिए या टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, या वो हिंदी वाले बच्चे जो एमपी में हिंदी मीडियम बहुत कॉमन है, तो वो जो हिंदी के बच्चे जो ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे, तो कम से कम आपका कमेंट देखकर मुझे लगता है कि हाँ, पॉजिटिवली बच्चों को समझ में आ रहा है, लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं। तो ये एक वीडियो बनाने वाला इस बात को समझ सकता है कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, क्लास लेने से ज़्यादा मेहनत लगती है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव मोटिवेशन होता है। तो आप कमेंट करते रहें, मुझे कमेंट कर। किसी ने एक कमेंट भी किया था कि मैडम नोट्स चाहिए, तो नोट्स के लिए मैं कहूँगी कि आप एक बार इस वीडियो को पॉज कर अपनी लैंग्वेज में लिखें, अपनी लैंग्वेज में नोट बनाएं वीडियो को पॉज करके, तो वो आपके लिए बेस्ट होगा। किसी ने कमेंट किया था कि माइक्रो के नोट्स चाहिए, और यदि आपको डिटेल चाहिए तो मैं अपने चैनल पे मेरा ईमेल एड्रेस डला हुआ है, मैं आपको उसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी व्हाट्सएप कर दूँगी। आप कमेंट कर दीजिए मुझे वीडियो के बाद, मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी व्हाट्सएप कर दूँगी, तो आप मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो आप इसी वीडियो को पॉज करके, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही कहती हूँ कि आप इसी वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाइए, तो वो आपके लिए इजी रहेगा, लैंग्वेज भी इजी हो जाएगी। बाकी आपको और कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो मैं व्हाट्सएप नंबर अपना उस पर दे दूँगी, तो आप मुझसे अलग से कांटेक्ट कर सकते हैं ओनली फॉर दी टॉपिक। क्योंकि अलग से नोट बनाना या प्रिंट आउट करा कर देना वो तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन आपको इसमें अगर कुछ भी डिफ़िकल्टी आए टॉपिक में तो आप पूछ सकते हैं। इसी को पॉज करके नोट्स बनाइए, वो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, उससे आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, तो अब हम टॉपिक पर आते हैं। आज का टॉपिक है एंजाइम्स टर्मिनोलॉजी एंड देयर क्लासिफिकेशन। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, फिर डेफिनेशन, फिर एंजाइम की प्रॉपर्टीज़, फिर कोएंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप, होलो एंजाइम क्या होता है, एपो एंजाइम क्या होता है, आइसो एंजाइम क्या होता है, एंजाइम का पूरा स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन एंजाइम का, सिग्निफिकेंस एंजाइम की क्या होती है, और रिसेंट स्टडीज़ क्या हैं इस डायरेक्शन में। तो सबसे पहले हम बात करें कि एंजाइम होते क्या हैं। हम सब ने ये वर्ड एंजाइम अपने बचपन से सुना। जो भी बच्चा जब बायो पढ़ना हम चालू करते हैं तो 11th-12th से ही हम ये वर्ड से टच में आ जाते हैं। 11th-12th भी ज़्यादा बोल रही हूँ, जब हम 7th-8th में डाइजेशन पढ़ते हैं, 7th-8th में जो डाइजेशन हमारे टाइम पढ़ा करते थे, अब तो शायद और जल्दी स्टार्ट हो जाता है, तभी हम सुनते हैं कि एंजाइम्स दे प्ले अ मेजर रोल इन डाइजेशन, के डाइजेशन में मेजर रोल प्ले करते हैं। ये जो वर्ड एंजाइम था ये 1878 में क्यूने ने दिया था। इनका नाम बहुत पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आता है कई बार कॉम्पिटिटिव में कि एंजाइम्स वर्ड किसने दिया था। इन्हें बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी कहा जाता है। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का मतलब है, कैटलिस्ट का मतलब होता है ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन का रेट बढ़ा दे लेकिन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करे। तो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कौन होते हैं, एंजाइम होते हैं।
ये सिलेक्टिव, हाईली सिलेक्टिव कैटलिस्ट होते हैं, यानी कि ये रिएक्शन के रेट को बढ़ा भी सकते हैं और रिएक्शन के रेट को मतलब ये रिएक्शन के रेट को बढ़ाने का काम करते हैं, रेट भी बढ़ाते हैं और उसकी स्पेसिफिसिटी भी बढ़ाते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन की स्पेसिफिसिटी भी बढ़ाते हैं। किसी भी रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट नहीं करते, मगर ये उसके रेट को क्या करते हैं, इन्हेंस कर देते हैं। अब यदि हम डेफिनेशन की बात करें तो एंजाइम क्या होता है? एंजाइम इज अ प्रोटीन और RNA produced by living cells which is highly specific and highly catalytic to its substrate। एंजाइम बेसिकली एक RNA होता है या प्रोटीन होता है जो कि लिविंग सेल द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है और जो कि अपने एक्शन में बहुत ही स्पेसिफिक होता है और अपने सबस्ट्रेट के लिए बहुत कैटालिटिक एक्टिविटी रखता है। यानी कि मोटे तौर पे कहा जाए तो एंजाइम एक ऐसा प्रोटीन या RNA है जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे बिना ही रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं एंजाइम, ठीक है। इनका जो एक्शन होता है वो बहुत स्पेसिफिक होता है। ड्यू टू द एक्शन ऑफ एंजाइम केमिकल रिएक्शन इन ऑर्गेनिजम्स कैन ऑल्सो बी कैरिड आउट एफिशिएंटली। एंजाइम के एक्शन के कारण जितने भी केमिकल रिएक्शन है ऑर्गेनिज्म के वो एफिशिएंटली और स्पेसिफिकली परफॉर्म हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन। ज़्यादातर जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन होते हैं और उनमें कैटालिटिक कैपेबिलिटी होती है, डिफरेंट प्रोसेसेस को कैरी आउट करने की कैपेबिलिटी होती है। एंजाइम्स को हम डिफाइन कैसे करेंगे? एंजाइम्स कैन बी डिफाइंड एज बायोलॉजिकल पॉलीमर्स दैट कैटेलाइज बायोकेमिकल रिएक्शन। एंजाइम क्या है? बायोलॉजिकल पॉलीमर हैं ये, है ना, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं, ये बायोलॉजिकल पॉलीमर हैं जो कि बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज कर सकते हैं, यानी कि बायोकेमिकल रिएक्शन का रेट बढ़ा सकते हैं बिना रिएक्शन में भाग लिए, ठीक है। दी बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट ऑकर्स विद इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर केमिकल रिएक्शंस एंड मोस्ट आर regulated by enzyme। जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शंस होते हैं और ज़्यादातर ये किससे रेगुलेट होते हैं? एंजाइम द्वारा रेगुलेट होते हैं। एंजाइम रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट नहीं करता लेकिन रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। अब आप देख सकते हैं इस डायग्राम में एक एंजाइम है, उसकी एक्टिव साइट है, वहाँ आकर उससे सबस्ट्रेट बाइंड कर रहा है। यदि हम एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो नियरली ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन ऑल्दो अ फ्यू आर कैटालिटिक एक्टिव RNA मॉलिक्यूल दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड। ज़्यादातर जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं, केवल कुछ ऐसे एंजाइम्स, कुछ RNA भी होते हैं जो कि अभी तक ढूंढे गए हैं। कुछ एंजाइम्स RNA होते हैं, बाकी के सारे क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन यूजुअली एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन यूजुअली टेक प्लेस अंडर रिलेटिवली माइल्ड कंडीशन। एंजाइम के द्वारा होने वाले रिएक्शंस जो हैं वो यूजुअली माइल्ड कंडीशन में होते हैं, है ना। टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री का होता है और pH जो है वो न्यूट्रल होता है। एंजाइम्स कैटलिस्ट होते हैं जो कि रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं बिना खुद चेंज अंडरगो किए, ये रिएक्शन के रेट को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं, यानी जिस सबस्ट्रेट से इनका इंटरेक्शन होना होता है ये स्पेसिफिक सबस्ट्रेट से ही बाइंड करते हैं, ठीक है। देन एंजाइम एक्टिविटी कैन बी रेगुलेटेड। एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है उसको रेगुलेट किया जा सकता है ना। डिपेंड्स अपॉन दी एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है वो टेम्परेचर से भी प्रभावित होती है, pH से भी प्रभावित होती है और जो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन है कि कितनी मात्रा में सबस्ट्रेट उपस्थित है इस बात से भी प्रभावित होती है। दे फंक्शन अंडर स्ट्रिक्ट कंडीशन। ये बहुत, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि टेम्परेचर स्पेसिफिक होते हैं, pH स्पेसिफिक होते हैं और स्ट्रिक्ट कंडीशंस में फंक्शन करते हैं, ठीक है। देन कोएंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये तो रही प्रॉपर्टीज एंजाइम की, क्या क्या होती हैं, इनकी स्पेसिफिसिटी, कितने टेम्परेचर कितने pH पे काम करते हैं, कैसे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे काम करते हैं। नाउ वी कम टू कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप। एंजाइम से जुड़ी दो और महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी है, कोएंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप। मैनी एंजाइम्स रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल नॉन प्रोटीन यूनिट। बहुत सारे एंजाइम्स में स्मॉल नॉन प्रोटीन यूनिट जिनको कि कोफैक्टर बोलते हैं उनकी आवश्यकता होती है। कोफैक्टर में आइदर बी वन और मोर इनऑर्गेनिक आयन। कोफैक्टर क्या हो सकता है? एक या एक से अधिक इनऑर्गेनिक आयन हो सकता है, जिंक का आयन हो सकता है या फेरिक आयन हो सकता है,
और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कॉल्ड एज कोएंजाइम, या फिर ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी हो सकता है जो कि कोएंजाइम कहलाता है। देखिए, इसके कहने का मतलब ये हुआ कि ज़्यादातर एंजाइम्स को अपना रिएक्शन करने के लिए स्मॉल नॉन प्रोटीन यूनिट्स की ज़रूरत होती है या कोफैक्टर्स की ज़रूरत होती है। कोफैक्टर या तो एक या एक से ज़्यादा अधिक इनऑर्गेनिक आयन हो सकते हैं जैसे कि जिंक या आयरन, या फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो सकते हैं जैसे कि कोएंजाइम। कोएंजाइम्स जो हैं वो मोस्टली डिराइव होते हैं विटामिन से या दूसरे ऑर्गेनिक एसेंशियल न्यूट्रिएंट से बने होते हैं। ठीक है, कोएंजाइम किसके बने होते हैं? या तो विटामिन से उनका ओरिजिन होता है या फिर दूसरे ऑर्गेनिक एसेंशियल न्यूट्रिएंट से उनका ओरिजिन होता है। मेटल और अ कोएंजाइम दैट इज कोवेलेंटली अटैच्ड टू एंजाइम इज कॉल्ड अ प्रोस्थेटिक ग्रुप। यदि किसी एंजाइम से कोई मेटल अटैच्ड है या कोई कोएंजाइम अटैच्ड है तो उसको कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। और इसका एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन में हीम आयन जो है, फेरिक आयन जो है, हीम जो ग्रुप है वो जुड़ा होता है, तो इसको कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। सम कोएंजाइम सच एज NAD आर बाउंड एंड रिलीज्ड बाय एंजाइम ड्यूरिंग कैटालिटिक साइकिल। कुछ कोएंजाइम ऐसे होते हैं जैसे NAD है, वो कैटालिटिक साइकिल्स में रिलीज होते हैं, जैसे क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस, इनमें रिलीज होते हैं। और ज़्यादातर कोएंजाइम, जैसा मैंने पहले भी बताया, ये विटामिन डिराइव फ्रॉम विटामिन प्रिकर्सर्स। ज़्यादातर जो कोएंजाइम्स हैं ये विटामिन बनाने वाले प्रिकर्सर से ही डिराइव होते हैं, यानी विटामिन और कोएंजाइम को आप कह सकते हो कि भाई बहन है, ये भाई भाई हैं, इनका सेम ओरिजिन पॉइंट होता है। विटामिन को प्रिकर्सर से ही विटामिन का भी जन्म होता है और कोएंजाइम का भी जन्म होता है। अब बात करते हैं दो और इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी की, जो है होलो एंजाइम और एपो एंजाइम। होलो एंजाइम क्या है? इट इज़ द एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम। एंजाइम के एक्टिव फॉर्म को होलो एंजाइम कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि होलो एंजाइम क्या है, एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम, ऑल ऑफ अबव, नन ऑफ अबव, ऐसे आपको ऑप्शन आ जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आप याद रखिएगा कि होलो एंजाइम एंजाइम का एक्टिव फॉर्म है। इट इज़ मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट। होलो एंजाइम 2 कंपोनेंट का बना होता है, एपो एंजाइम और को एंजाइम। और कभी कभी इसमें कोफैक्टर, a cofactor also be called as a coenzyme if it is an organic molecule। अगर कोफैक्टर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, कोफैक्टर एक्चुअली नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट को कहते हैं, अगर तो वो एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है तो उसे कोएंजाइम कहेंगे, अदरवाइज वो अगर एक मेटल आयन है तो वो कोफैक्टर कहलाएगा, है ना। The apoprotein itself is inactive on binding with the cofactor it gets activated। जो apoprotein होता है वो inactive होता है और जैसे ही वो कोफैक्टर के साथ बाइंड करता है वो क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ होलो एंजाइम। उससे वो होलो एंजाइम का फॉर्मेशन कर लेता है और होलो एंजाइम क्या होता है, फंक्शनल होता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ होलो एंजाइम इंक्लूड DNA पॉलीमरेज, RNA पॉलीमरेज विच कंटेन्स मल्टीपल प्रोटीन यूनिट। ठीक है, होलो एंजाइम में DNA पॉलीमरेज होता है और RNA पॉलीमरेज होता है जिसमें मल्टीपल प्रोटीन यूनिट्स होते हैं। प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम ऑन इट्स ओन विदाउट इट्स कोफैक्टर। ये तो मैंने आपको बताया कि जो प्रोटीन पार्ट है एंजाइम का उसको एपो एंजाइम बोलते हैं। ये इनएक्टिव फॉर्म है, जब ये कोफैक्टर से जुड़ता है तो ये बना देता है होलो एंजाइम। ये कोफैक्टर जो है ये नॉन प्रोटीन पोर्शन होता है, ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी हो सकता है। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है तो ये कोफैक्टर ही कहलाएगा, और अगर ये कोफैक्टर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है तो ये कोएंजाइम कहलाएगा। ठीक है, तो एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर इज इक्वल टू होलो एंजाइम, ये होल एंजाइम। ठीक है, खाली एपो एंजाइम इनएक्टिव होगा, जब इसमें कोफैक्टर जुड़ जाएगा तो ये होल एंजाइम, ये होलो एंजाइम बना लेगा जो कि एंजाइम का एक्टिव पार्ट होगा। ठीक है, अब आइसो एंजाइम्स। Isoenzymes are different form of an enzyme which catalyze the same reaction but which exhibit different physical or kinetic properties such as isoelectric point, pH, optimum substrate activity और effect of inhibitor। isoenzyme क्या होते हैं, आइसोमर की तरह होते हैं। ये एंजाइम के डिफरेंट फॉर्म होते हैं जो कि सेम रिएक्शन को कैटेलाइज तो कर सकते हैं लेकिन ये इन डिफरेंट कंडीशंस पे वर्क करते हैं। देयर वर्किंग कंडीशंस आर डिफरेंट। ये डिफरेंट फिजिकल या काइनेटिक प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते हैं, जैसे इनका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट अलग अलग होता है। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट आपने पढ़ा होगा, वो पॉइंट जिसपे कि जो है कोई भी आयन एज एसिड और बेस बिहेव कर सकता है। इट्स द न्यूट्रल, मतलब एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज
दोनों एग्जिबिट होती है, दैट इज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। देन पीएच, ऑप्टिमम पीएच, ये इनका वर्किंग पीएच, जो वर्किंग कंडीशंस होती हैं आइसो एंजाइम की वो अलग अलग होती हैं, दैट इज़ वो अलग अलग पीएच, अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग सबस्ट्रेट एफिनिटी के ऊपर एक्ट करेंगे, उनके ऊपर अलग अलग इनहिबिटर्स का भी इफेक्ट होगा, लेकिन वो सेम रिएक्शन को कैटेलाइज करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, वो सेम रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं, इसलिए उन्हें आइसो एंजाइम कहा जाता है। डिफरेंट आइसो एंजाइम फॉर्म्स ऑफ अ गिवन एंजाइम आर यूजुअली डिराइव्ड फ्रॉम डिफरेंट जीन, अलग अलग जीन से अलग अलग आइसो एंजाइम बनते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ एन एंजाइम विच हैज डिफरेंट आइसो एंजाइम फॉर्म्स इज लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज विच कैटेलाइजेज द रिवर्सिबल कन्वर्शन ऑफ पायरुवेट इनटू लैक्टेट इन द प्रेजेंस ऑफ कोएंजाइम NADH। एक एग्जाम्पल होता है एंजाइम का, एन एग्जाम्पल ऑफ एन एंजाइम विच इज़ डिफरेंट आइसो एंजाइम्स, इसका जो एग्जाम्पल है वो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस है, जो किसको कैटेलाइज करता है, विच कैटेलाइजेज द रिवर्सल कन्वर्शन ऑफ पायरुवेट इनटू लैक्टेट इन द प्रेजेंस ऑफ कोएंजाइम NADH। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। जब पायरुविक एसिड बनता है ग्लाइकोलिसिस के बाद, तो उधर 3 कंडीशन होती है, आप मेरे ग्लाइकोलिसिस के वीडियो को देखिएगा, उसमें 3 कंडीशन बताइए कि अगर ऑक्सीजन मिलता है तो वो पायरुविक एसिड क्रेब्स साइकिल अंडरगो करेगा और CO2 और H2O बना लेगा। अगर पायरुविक एसिड बिल्कुल नहीं मिलता है तो वो अल्कोहल बना लेगा, और अगर अगर पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं मिलेगा तो वो अल्कोहल बना लेगा, और अगर पायरुविक एसिड को कम मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा तो वो लैक्टिक एसिड बनाएगा, जो रिएक्शन हमारी मसल्स में होती है जब हम एक्सरसाइज करते हैं। इसी कारण से लैक्टिक एसिड के डिपोजिशन के कारण ही मसल्स में फैटिक होता है। तो ये एग्जाम्पल दे रहे कि लैक्टेट हाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन पायरुवेट को लैक्टेट में कन्वर्ट कराता है, और वहाँ कोएंजाइम NADH की मदद लगती है। ये रिएक्शन हमारी मसल्स में होता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं, इसी लैक्टिक एसिड के डिपोजिशन के कारण मसल फैटिक होता है, मसल्स थकती हैं, ठीक है। देन इसके बाद LDH इज अ टेट्रामर ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब यूनिट। ये LDH जो है इसके अंदर 2 सब यूनिट होते हैं H और M, जिनमें थोड़े थोड़े अमीनो एसिड के डिफरेंसेस होते हैं, और ये 2 सब यूनिट रैंडमली कंबाइन करते हैं और ये 5 तरह के आइसो एंजाइम्स बना सकते हैं। ये देखिए लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज के ये 5 आइसो एंजाइम हैं जो सेम रिएक्शन को कैटेलाइज कर सकते हैं। पांचों में ये क्षमता है कि ये पायरुविक एसिड को लैक्टिक एसिड में बदल सकते हैं, पायरुवेट को लैक्टेट में बदल सकते हैं, लेकिन पांचों की वर्किंग कंडीशन, पांचों अलग अलग पीएच, अलग अलग सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन, अलग अलग टेम्परेचर पे काम कर सकते हैं। इस तरह के एंजाइम्स कहलाते हैं आइसो एंजाइम्स। जैसे आइसोमर्स होते हैं वैसे दे हैव सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन, है ना। तो ये जो है ये भी आइसो एंजाइम्स भी ऐसे ही होते हैं कि दे कैटेलाइज द सेम रिएक्शन, ये सेम रिएक्शन को कैटेलाइज करेंगे मगर इनकी वर्किंग कंडीशंस भिन्न होती हैं, ठीक है। देन अगर हम एंजाइम की क्लासिफिकेशन, या आइसोमर का डायग्राम है, ठीक है, बस आइसो एंजाइम आप याद रखिएगा क्या होते हैं, इसके आगे डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम सीधे एंजाइम के क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि एंजाइम को किस तरह से क्लासीफाई किया जा सकता है। बेसिकली 6 कैटेगरीज में एंजाइम क्लासीफाइड होता है: ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइगेज, आइसोमरेज और लाइगेज, है ना। तो ये 6 तरह से इसको क्लासीफाई किया जा सकता है। ऑक्सीडोरिडक्टेज जो होते हैं वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं, जहाँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसको कहते हैं जहाँ या तो प्रोटॉन का एडिशन हो या इलेक्ट्रॉन का लॉस हो, ठीक है। और ट्रांसफरेज जो होते हैं वो ट्रांसफरेज एंजाइम हेल्प इन दी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप का एक्सेप्टर और डोनर में ट्रांसफर कराते हैं, इसीलिए नाम से ही समझ में आ रहा है ट्रांसफरेज। हाइड्रोलेज जो होते हैं ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो हाइड्रोलिसिस करवाते हैं बाय वाटर एडिशन, और वाटर एडिशन से बॉन्ड का ब्रेकेज कराते हैं। लाइसिस जो हैं दे ऐड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया अक्रॉस डबल बॉन्ड, ये वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड या अमोनिया को डबल बॉन्ड के अक्रॉस ऐड करते हैं। आइसोमरेज जो होते हैं वो स्ट्रक्चरल शिफ्ट कराते हैं मॉलिक्यूल में और शेप ऑफ द मॉलिक्यूल चेंज करवाते हैं। और लाइगेज जो है, लाइगेज बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम का ग्रुप है। क्योंकि डीएनए लाइगेज हम जानते हैं कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट को ज्वाइन करता है, तो लाइगेज एंजाइम जो होते हैं वो चार्ज करते हैं कैटालिसिस, ये लाइगेशन करते हैं, ज्वाइनिंग का जो काम है वो कराते हैं। अब हम थोड़े डिटेल में देख लें कि ऑक्सीडोरिडक्टेज जो होते हैं
वो कौन सा ग्रुप होता है? ऑक्सीडोरिडक्टेज इज एन एंजाइम दैट कैटेलाइजेस द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन मॉलिक्यूल. दिस रिडक्टेंट ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन डोनर टू अनदर. ये जो एंजाइम्स हैं ये कैटेलाइज करते हैं इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक, है ना. ये इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र कराते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक. ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का ये करवाते हैं. इन बायोकेमिकल रिएक्शन द रिडॉक्स रिएक्शन मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है और समटाइम्स मोर डिफिकल्ट टू सी. ठीक है, तो ये बहुत मुश्किल से दिखते हैं. इसमें ये वाली जो रिएक्शन है ये एग्जांपल है ऑक्सीडो रिडक्टेज के वर्क करने की, है ना. आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, सिर्फ ऑक्सीडो रिडक्टेज जो ग्रुप है उसके बारे में बेसिक काम आपको पता होना चाहिए. देन ट्रांसफेरेज ग्रुप क्या करता है? इट इज़ वन काइंड ऑफ अ क्लास ऑफ एंजाइम दैट इंटरेक्ट द ट्रांसफर ऑफ स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप. ये स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप का ट्रांसफ़र कराता है एक मॉलिक्यूल से डोनर से एक्सेप्टर तक. दे आर इन्वॉल्व इन 100 ऑफ बायोकेमिकल पाथवे. बहुत सारे बायोकेमिकल पाथवे में ये ग्रुप्स जो हैं ये इन्वॉल्व होते हैं. ये मायरैड रिएक्शंस में, सेल में होने वाले क्रिटिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं. 3 इनके इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं. दे आर दी एक्टिविटी ऑफ कोएंजाइम ए. कोएंजाइम ए ट्रांसफरेज की एक्टिविटी जहाँ थायोल ईस्टर ग्रुप का ट्रांसफ़र कराते हैं. एन एसिटाइल ट्रांसफरेज जो है ग्रुप उसका एक्शन विच इज़ अ पार्ट ऑफ द पाथवे ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ ट्रिप्टोफैन. ट्रिप्टोफैन एक अमीनो एसिड है, उसके मेटाबॉलिज्म में जो एक्शन होता है एन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम का, वो भी ट्रांसफरेज की एक्टिविटी का एक एग्जाम्पल है. ठीक है, और तीसरा है द रेगुलेशन ऑफ पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस विच कन्वर्ट्स पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम ए. जब पायरुवेट बनता है ग्लाइकोलिसिस के एंड में और इसको जब ऑक्सीजन मिलती है तो ये कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो क्रेब्स साइकिल एंटर कर जाता है. तो ये भी ट्रांसफरेज एंजाइम की एक्टिविटी का एक एग्जाम्पल है. ये 3 एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए. ट्रांसफरेज एंजाइम जो है वो ट्रांसलेशन जब हम पढ़ेंगे तब भी देखेंगे कि किस तरह से ट्रांसफरेज एंजाइम जो वो अमीनो एसिड को लाने में काम करता है. ठीक है, उसकी बाइंडिंग करवाता है. टीआरएनए के साथ अटैच जो होता है अमीनो असाइल ट्रांसफरेज एंजाइम ही होता है जो अमीनो एसिड और एंटीकोडॉन को एमआरएनए तक लेकर आता है. तो ट्रांसफरेज जो ग्रुप है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है जो बेसिकली ट्रांसफ़र करवाता है फंक्शनल ग्रुप का. ठीक है, देन इसके बाद ये मेटाबॉलिक, हाँ इसके अंदर एक चीज़ मैकेनिकली एन एंजाइम दैट कैटेलाइजेस द फॉलोइंग रिएक्शन विल बी ट्रांसफरेज. ठीक है, जो एंजाइम ये इस तरह का रिएक्शन करवाए, यानी इट में बी रिगार्डेड आइदर एज अ ट्रांसफर ऑफ द ग्रुप वाई फ्रॉम एक्स टू जेड. एक्स से जिसने वाई ग्रुप का ट्रांसफ़र करवाया और एज अ ब्रेकिंग ऑफ एक्स वाई बॉन्ड. हम इस रिएक्शन को 2 तरह से देख सकते हैं कि एक्स वाई से इसने या तो वाई का ट्रांसफ़र करा दिया या एक्स और वाई के बीच के बॉन्ड को तोड़ दिया. ठीक है, और ट्रांसफ़र करा दिया. द प्रोसेस इज ऑफन स्पोकन ऑफ अ फॉस्फोरोलाइसिस और arsenolysis respectively, and a number of enzymes named based on the protein of phosphorylase have come into use. आप तो बस इसका ये ध्यान रखिएगा कि इसका मेन काम होता है किसी ग्रुप का ट्रांसफ़र कराना. वो ट्रांसफ़र ये या तो इस पर्टिकुलर ग्रुप को हटा के करा सकता है या ये ट्रांसफ़र कराने के लिए बॉन्ड तोड़ेगा ग्रुप के बीच में और एक पर्टिकुलर ग्रुप को उठा करके दूसरे तक ट्रांसफ़र करवा देगा. ठीक है, और इसी के बेसिस पे इसका नाम ट्रांसफरेज पड़ा. देन थर्ड कैटेगरी जो है वो हाइड्रोलेज की है. दीज एंजाइम कैटेलाइज द हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज ऑफ COCN/CC. ठीक है, इन बॉन्ड्स का हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज कराते हैं ये वाले जो ग्रुप के एंजाइम हैं, इंक्लूडिंग फॉस्फोरिक एनहाइड्राइड बॉन्ड्स. फॉस्फोरिक एनहाइड्राइड बॉन्ड्स का भी क्लीवेज कराते हैं. अ नंबर ऑफ हाइड्रोलेज एक्टिंग ऑन एस्टर. ज़्यादातर ये कहाँ एक्ट करते हैं? एस्टर ग्रुप पे, ग्लाइकोसाइल ग्रुप पे, पेप्टाइड ग्रुप पे, अमाइड ग्रुप पे और अदर बॉन्ड्स पर एक्ट करते हैं. एंड पर्टिकुलर जो ग्रुप है उसका बॉन्ड ब्रेकेज कराते. बट लाइकवाइज द ट्रांसफ़र ऑफ दिस ग्रुप टू सूटेबल एक्सेप्टर मॉलिक्यूल. और ट्रांसफ़र करा के उसको कैटेलाइज करा के क्लीवेज करके तोड़ के उसको सूटेबल एक्सेप्टर मॉलिक्यूल तक भी पहुंचा देते हैं.
सभी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो हैं ये ट्रांसफरेस होते हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये तोड़ रहे हैं इसलिए कि हाइड्रोलेस कहला रहे हैं, लेकिन तोड़ने के बाद ये ट्रांसफ़र भी करेंगे सूटेबल एक्सेप्टर एटम तक। तो वहाँ इन्होंने क्या एक्टिविटी कर दी, ट्रांसफरेस। तो सारे हाइड्रोलेस एंजाइम ट्रांसफरेस होते हैं, लेकिन सारे ट्रांसफरेस ग्रुप के एंजाइम हाइड्रोलेस हों ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। Since hydrolysis itself cannot be regarded as a transfer of a specific group to water as an acceptor, पहले हाइड्रोलिसिस होता है और उसके बाद ट्रांसफ़र होता है ना, पहले बॉन्ड टूटेगा, क्लीवेज होगा, देन उसके बाद ट्रांसफ़र होगा। ये आप देख सकते हैं कि कैसे ए बी एक केमिकल बॉन्ड है, पहले बॉन्ड का ब्रेकेज होगा, देन उसके बाद उसका ग्रुप का ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। तो ये हाइड्रोलिस ग्रुप था। अब नेक्स्ट है लाइस ग्रुप। लाइस आर दी एंजाइम क्लीविंग सी बॉन्ड सी बॉन्ड ओ, सी बॉन्ड एन। ऊपर अलग ग्रुप क्लीव हो रहे थे, ये ध्यान रखिएगा, सी बॉन्ड ओ, सी बॉन्ड एन, सी बॉन्ड सी हो रहा था। यहाँ पे कौन से हो रहे हैं, सी बॉन्ड ओ, सी बॉन्ड एन एंड अदर बॉन्ड्स बाय एलिमिनेटिंग लीविंग डबल बॉन्ड और रिंग, ठीक है। सारे बॉन्ड तोड़ दिए जाते हैं, बस डबल बॉन्ड और रिंग्स के अलावा ये बाकी सभी बॉन्ड को क्लीव कर देते हैं और कन्वर्सली एडिंग ग्रुप टू दी डबल बॉन्ड। लाइस आर एंजाइम क्लीविंग कौन कौन से बॉन्ड को क्लीव करेगा, इन तीनों तरह के बॉन्ड को क्लीव करेगा, एंड अदर बॉन्ड बाय एलिमिनेटिंग, और बाकी सभी बॉन्ड को क्लीव कर देगा, केवल डबल बॉन्ड या रिंग को ये क्लीव नहीं कर पाता, और कन्वर्सली एडिंग ग्रुप्स टू दी डबल बॉन्ड, और ये ग्रुप्स में डबल बॉन्ड ऐड भी कर सकता है। दी सिस्टमेटिक नेम इज फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू दी पैटर्न सबस्ट्रेट ग्रुप लाइस, ठीक है। इसी एक्टिविटी के कारण इसका नाम पड़ा, यानी कि ये क्या कर सकता है, ये इन तीनों सी बॉन्ड ओ, सी बॉन्ड एन के बॉन्ड्स को क्लीव कर सकता है, लेकिन ये डबल बॉन्ड या रिंग्स को क्लीव नहीं कर सकता, बल्कि डबल बॉन्ड का एडिशन कर सकता है। दी हाइफन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नेम एंड टू अवॉइड कन्फ्यूजन शुड बी ओमिटेड। हाइड्रोलेस इन कॉमन नेम एक्सप्रेशन लाइक डी कार्बोक्सिलेस, एल्डोलेस और डिहाइड्रेटेस, ठीक है। ये जो हाइफन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके नाम पे, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हाइड्रोलेस नाम से ये लेस जो है ये कई बार हाइड्रो के साथ भी जोड़कर हाइड्रोलेस ग्रुप लिखा जाता है। इन दीज कॉमन नेम्स एक्सप्रेशन लाइक डिकार्बोक्सिलेस, एल्डोलेस, डिहाइड्रेटेस, ये तीनों जो है इसमें भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हाइड्रोलेस उसका इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल एक एन एंजाइम दैट कैटेलाइजेस दिस रिएक्शन, इस तरह के रिएक्शन को जो कैटेलाइज करेगा वो लाइस एंजाइम होता है। देन आइसोमरेस, आइसोमरेस एक जनरल क्लास है एंजाइम का विच कन्वर्ट्स वन मॉलिक्यूल फ्रॉम वन आइसोमर टू अनदर, एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट करता है ये ग्रुप, वो ग्रुप कहलाता है आइसोमरेस। इट फैसिलिटेट्स इंट्रामॉलिक्यूलर अरेंजमेंट, ये इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट कराता है और बॉन्ड्स को तोड़ता है और फिर बॉन्ड का फॉर्मेशन कराता है। देयर इज ओनली वन सबस्ट्रेट यील्डिंग प्रोडक्ट, ये केवल एक सबस्ट्रेट यील्डिंग प्रोडक्ट जो है वो बताता है। दिस प्रोडक्ट हैज़ द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसमें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है एज द सबस्ट्रेट बट डिफर्स इन द बॉन्ड कनेक्टिविटी, ये बॉन्ड कनेक्टिविटी और स्पेटियल अरेंजमेंट में डिफर करता है। आइसोमरेज कैटेलाइज कर सकता है बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस को जो कि ग्लाइकोलिसिस और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में होते हैं, उनको ये देख सकता है, कैटेलाइज कर सकता है। देन लाइगेज, लाइगेज जैसे आपको पता है इज एन एंजाइम दैट कैन कैटेलाइज द जॉइनिंग ऑफ टू लार्ज मॉलिक्यूल, ये दो लार्ज मॉलिक्यूल की जॉइनिंग कराता है। जॉइनिंग कराने वाला जो एंजाइम है वो लाइगेज कहलाता है। न्यू केमिकल बॉन्ड ये फॉर्म करता है और हाइड्रोलिसिस करवाता है केमिकल ग्रुप का, है ना। फॉर एग्जांपल एंजाइम दैट कैटेलाइजेस, ये किस किस की जॉइनिंग करा सकता है, जॉइनिंग ऑफ सी बॉन्ड ओ, सी बॉन्ड एस, सी बॉन्ड एन, ठीक है। ये फॉलोइंग रिएक्शन को कैटेलाइज कर सकता है, यानी कि लाइगेज का इंपॉर्टेंस इसलिए इतना ज़्यादा है, थोड़ा मैंने बताया कि जब ओकाज़की फ्रेगमेंट डीएनए रेप्लिकेशन में बनते हैं तो उनकी जॉइनिंग लाइगेज ग्रुप ही करवाता है, ठीक है। अब एंजाइम की सिग्निफिकेंस क्या है, जैसा मैंने आपको बताया कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन,
मसल कॉन्ट्रैक्शन, नर्व्स कॉन्ट्रैक्शन, इन सब के अंदर एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। और एंजाइम वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो कि रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है बिना रिएक्शन में अंडरगो करे। रिसेंट स्टडीज़ में क्या देखी गई है? रिसेंट प्रोग्रेस टुवर्ड्स द एप्लीकेशन ऑफ हाइपर थर्मोफाइल्स एंड देयर एंजाइम। ये एटॉमी ने 2005 में हाइपोथर्मोफाइल्स के ऊपर और एंजाइम्स के एक्शन के ऊपर वर्क किया। एंड देन उसके बाद रिसेंट एडवांसेस इन दी रिसर्च ऑन एंजाइम फॉर पोट्री डाइट्स। पोट्री डाइट्स में एंजाइम का, पोट्री डाइट के डाइजेशन में एंजाइम का क्या रोल है, ये सोमस्की ने 2011 में पता लगा। एंड 2020 में एपिस्डो ने वर्क किया इस पे कि कमर्शियल एंजाइम्स का क्या रोल होता है वाइन प्रोडक्शन में, किस तरह से वाइन प्रोडक्शन को एंजाइम की मदद से बढ़ाया जा सकता है। यदि हम कंक्लूजन की बात करें तो हम जानते हैं कि एंजाइम्स जो है वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो कि रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं बिना उसमें पार्टिसिपेट करे। और एंजाइम्स का जो इम्पोर्टेंस है वो न सिर्फ हमारे इन विवो सिस्टम में बल्कि जो इन विट्रो सिस्टम, इंडस्ट्रियल लेवल पे भी एंजाइम्स का प्रोडक्शन होता है, वॉशिंग पाउडर बनाने में, क्लीनिंग प्रोडक्ट बनाने में, इन सब में फॉरेंसिक साइंस में एंजाइम्स का रोल देखा गया है। ये बेसिक एक मैंने इंट्रोडक्शन एंजाइम का दिया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। फीडबैक ज़रूर रिवर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।